हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप सभी को पता है कि हमारा पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज चल रही है, तो हम उसमें आज पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी का भी पार्ट 3 है और हम कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट 3 कवर करेंगे, जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपका किसी भी एग्ज़ाम में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन तो डिटरमिन्ड यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, तो दैट इज़ पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में बात करें तो हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है। ये पार्ट जो 3 है वो फेमसली ही फंडामेंटल राइट्स के लिए जाना जाता है। तो आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक इसके बारे में लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और फंडामेंटल राइट्स इसको क्यों बोलते हैं, सबसे पहले ये इंश्योर कर लो कि ये राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हमारा जो सुप्रीम जो एक्ट है, जो आपका कानून है इस लैंड का, हमारी कंट्री का, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। और उसी संविधान, उसी कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये राइट्स मिले हैं, इसीलिए हम इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज दे आर ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी लैंड का फंडामेंटल लॉ है और ये राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो इसीलिए हम इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में वन बाय वन इंफॉर्मेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप एक बार ही फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़िए। ऐसे मत करिए कि पहले आपने किसी छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लिया, वही आप पढ़ते आ रहे हो, फिर आप दोबारा किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ो। तो मैं चाहता हूँ कि पॉलिटी आप एक बार अच्छे से पढ़ लो। जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम, जो आपका मान लो एक डिज़ायर्ड पोस्ट है, वहाँ तक पहुँचना है, तो एक बार आप फंडामेंटल राइट अच्छे से कर लो। बाकी होता क्या है कि अभी नॉर्मल एग्जाम में एक स्टेप आगे आके फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा जा रहा है। नॉर्मल ये नहीं पूछा जाता कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हमेशा न्यूज़ में रहते हैं फंडामेंटल राइट्स की वजह से। सुप्रीम कोर्ट जो है उनके ऊपर कोई ना कोई वर्डिक्ट अपनी देती रहती है। ठीक है, इंटरप्रिटेशंस करती रहती है, तो इसी वजह से वो न्यूज़ में रहते हैं। तो वहाँ से आपको समझ होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल क्या बोलता है, क्योंकि उसके आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो चीज़ें हम अपने करंट अफेयर के सीरीज़ में कवर करते रहेंगे हमेशा। लेकिन जो अब तक मेरी नॉलेज में है कि फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंटली कौन कौन से आर्टिकल्स न्यूज़ में, वो साथ के साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये कॉन्सेप्ट उठाया है। ठीक है, सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से वहाँ पे कुछ राइट्स जो हैं वहाँ के सिटीजन्स के लिए इंश्योर किए गए थे, तो हमने वहीं से ये कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पार्ट नंबर 3 जो है इसको मैग्ना कार्टा बोला गया है। किसकी तरफ से? BR अम्बेडकर जी की तरफ से। ठीक है, और ये क्या है, ये वाला पूरा पार्ट जस्टिशिएबल इन नेचर है। जस्टिशिएबल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट का एब्रिज किया जाता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि न्यायपालिका जो है वो आपको फंडामेंटल राइट्स अगर आपके छीने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करेगी, न्याय देगी। ठीक है, तो ये दीज आर जस्टिशिएबल इन नेचर। दी राइट्स आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और जो ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। अभी ये सिर्फ एक प्लेन लैंग्वेज है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, किया जाता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। कैसे होता है, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, वो हम आगे की चीज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया हमने ये। ठीक है, पार्ट 3 मैग्ना कार्टा बोलते हैं, जस्टिशिएबल इन नेचर है।
फंडामेंटल लॉ है हमारी लैंड का, इसीलिए हम इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, क्योंकि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन से मिले। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये टोटल जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनली वहाँ पे 7 थे इन नंबर, ठीक है। बाद में जो ये पॉइंट नंबर 4 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 लेके 31 जो आर्टिकल है उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी का जो आपका लॉ था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 31, इसको डिलीट किया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। इसको हटा तो दिया गया लेकिन इसको लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। अभी फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन जो ये आपका लीगल राइट होता है, ठीक है, उसके लिए सेपरेट कानून बनते हैं, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। और गवर्नमेंट ये एब्रिज भी कर सकती है, ठीक है। उसके लिए क्या प्रोसीजर बना हुआ है कानून में वो एक अलग बात होती है। लीगल राइट बन चुके हैं आर्टिकल नंबर 300A, ये आपको पता होना चाहिए। पार्ट कौन सा है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का 12, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को 1 by 1 डिस्कस करने से पहले हम ओवरऑल एक बार देख लेते हैं जो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं। कहते कि फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं वो आपके सारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं और पर्सन्स के लिए अवेलेबल नहीं है, लाइक फॉरेनर्स जो हैं या फिर आपके लीगल पर्सन्स की बात आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए तो कुछ आर्टिकल सिटीजन्स के लिए पहले जो अवेलेबल हैं वो देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 15, 16, 29, 19 एंड 30। आप एक बार इसका यहाँ पे याद कर लीजिए बस ऐसे ही। आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है, 16 में क्या लिखा हुआ है, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन आर्टिकल्स को छोड़ के, ठीक है, ये सिर्फ आपके सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। बाकी जितने आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो आपका सिटीजन है, चाहे वो आपका फॉरेन से आया हुआ पर्सन है, चाहे वो आपकी लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन इन द सेंस की इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक जैसे कोई कंपनी बनी हुई है या कोई कॉरपोरेशन बनी हुई है, ठीक है, एज एन इंस्टीट्यूशन, वो एक इंडिविजुअल के तौर पे काम नहीं कर रही है, वो एक लीगल पर्सन होता है आपका, ठीक है। उसको भी वो फंडामेंटल राइट्स क्या हुए हैं आपके सॉरी मिले हुए हैं। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ आपके सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड का मतलब क्या है? देखो, एब्सोल्यूट का मतलब तो ये है कि जो चीज़ लिख दी, बस लिख दी, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी हालात में आप इसको क्या नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कि जो चीज़ लिखा हुआ है उसका हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन जब करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या वो फंडामेंटल राइट्स उसके अगेंस्ट तो नहीं है, उसके हिसाब से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं आप यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि मान लीजिए अगर हमारी इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो, ठीक है, तो आपका जो फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, इसको एब्रिज किया जा सकता है। वो एब्सोल्यूट नहीं है आपका, ठीक है। वो क्वालिफाइड है जब तक आप कुछ चीज़ों के लिए खतरा नहीं बन रहे, जब तक आप किसी को डिफेम नहीं कर रहे, तब तक आप उन राइट्स को एंजॉय कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका कुछ फंडामेंटल राइट हैं तो कुछ और लोगों के भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें होती हैं। सेकंड थिंग, जैसे मान लो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट मोरालिटी के अगेंस्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बार ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट्स अगर दी तो कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस के खिलाफ हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए अभी जैनिज़्म की बात आती है तो संथारा जो है वहाँ पे उसको बोला गया कि ये सही चीज़ नहीं है। मुस्लिम्स में अगर बात बोलें तो उन्होंने वहाँ पे बात की कि जो ये पर्दा सिस्टम है, ठीक है, आप नकाब डाल के रहते हो, ठीक है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो मोरालिटी के ग्राउंड्स पे और भी रिलीजन के नाम पे बहुत सारे प्रैक्टिस की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ मंदिरों की बात आती है कि वहाँ पे वुमेन्स को अलाउड नहीं है,
तो ऐसा नहीं है कि वो आपका फंडामेंटल राइट है कि ऐसी चीज़ें आपके धर्म को अपनाने की प्रैक्टिस है। अगर वो मोरालिटी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है तो उसको अमेंड किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो उसके ऊपर कुछ रीजनेबल इंस्ट्रक्शंस लगाई जा सकती हैं, अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। दे आर जस्टिशिएबल, मैंने आपको पहले समझा दिया है, जस्टिशिएबल इन नेचर है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट अब्रिज होता है तो आप क्या कर सकते हो, कानून के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, वहाँ पे आपको न्याय मिल सकता है। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। अभी नेशनल इमरजेंसी में, स्टेट इमरजेंसीज में क्या डिफरेंस होते हैं जब हम प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट दी राइट्स ग्रांटेड बाय द आर्टिकल नंबर 20 और 21, आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी में, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल नंबर 20 और 21 में दिए हुए हैं वो आपके एब्रिज नहीं किए जा सकते, ठीक है। क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर रहे हैं कि जिसके लिए आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे आर डिफेंडेड एंड ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स का अगर एब्रिज होता है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी और हाई कोर्ट जाने के लिए भी दोनों जगह पे रास्ते खोले हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, उसका टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर आप हाई कोर्ट को अप्रोच करो तो बेटर है, लेकिन डिनाई नहीं किया जा सकता। यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल नंबर 226 में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं यहीं पे आपको बता देना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट्स जो हैं अंडर आर्टिकल नंबर 226 फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर वहाँ पे याचिका दायर की जा रही है तो उसको सुन भी सकती हैं और नहीं भी। इसका मतलब अल्टीमेटली आपके पास सुप्रीम कोर्ट वाला रास्ता तो है ही, ठीक है। उसके बाद है दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट एंड परमानेंट। अगेन वही बात, पार्लियामेंट जो है कानून बना के किसी भी फंडामेंटल राइट को रिपील कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके चेंज कर सकती है। एक बात हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही चेंज किया जा सकता है, किसी साधारण लेजिस्लेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं किया जा सकता। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है और साधारण ऑर्डिनरी एक्ट बनने की प्रोसेस क्या होती है वो हम आने वाले आगे लेक्चर्स में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात हो रहा है, पार्लियामेंट कर्टेल कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक आपको जजमेंट भी याद रहनी चाहिए जो 1973 में केशवानंद भारती केस के बारे में आई थी कि पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, उसका राइट है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकती। ये डॉक्ट्रिन हमें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको एक बार आइडिया हो जाना चाहिए क्लियर कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हमारे फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। उसके बाद हम वन बाय वन फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे तब हम दो चीज़ें साथ साथ में हर फंडामेंटल राइट के साथ करेंगे कि कौन सा फंडामेंटल राइट हमें किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल हैं, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ आप स्टेट से डिमांड कर सकते हो, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो सरकार ही उस चीज़ को देने ना देने के लिए जिम्मेवार है। अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल पे अगर आप जाके बात करोगे तो वो जिम्मेवार नहीं है उस चीज़ के लिए। वो आने वाले आर्टिकल्स में आपको समझ आएगा। यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये है कि अगर आप स्टेट से डिमांड करते हो फंडामेंटल राइट्स को तो स्टेट की डेफिनेशन भी तो आपको पता होनी चाहिए ना कि उस स्टेट में कौन कौन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 वही आर्टिकल है जो आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है कि किस से आप डिमांड कर सकते हो। स्टेट का मतलब क्या क्या होता है, तो स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यानी कि आपका एग्जीक्यूटिव भी और आपका लेजिस्लेचर भी, ठीक है। यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू आपके साथ कुछ गलत हुआ हो या फिर आपका लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई बात करी गई हो, ठीक है, तो वो आपका स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। आप इनके अगेंस्ट आपका डिमांड कर सकते हो।
फिर आपकी आती है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट्स, ऐसी आपकी दोनों बॉडीज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव स्टेट्स की वहाँ पे डिमांड कर सकते हो। फिर आपका आता है ऑल लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं, ठीक है, ये भी आपका स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ या अथॉरिटीज़, ठीक है, लाइक LIC, ONGC, सेल, ठीक है, जिनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, ठीक है, वहाँ पे भी आप डिमांड कर सकते हो, वो डायरेक्टली आपका स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है आपका प्राइवेट बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, किसी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट भी आप इस चीज़ को डिमांड कर सकते हो। शर्त ये है कि वो बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट काम कर रही हो, ठीक है, स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बॉडी को दे रखी हो और वो बॉडी मोनोपोली के तौर पे काम कर रही हो, ठीक है, स्टेट ने अपनी पावर्स उसको दे रखी हो, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के काम कर रही हो। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की। देखो आर्टिकल नंबर 13 इनडायरेक्टली आपका एक चीज़ की बात करता है जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा कानून बना या कोई ऐसा निर्देश सरकार की तरफ से आया और आपका फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। अगर कानून ऐसा बनता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, तो उनको क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट को देखो एक्सप्लिसिटली तो नहीं लिखा हुआ जुडिशियल रिव्यू के बारे में, लेकिन इन आर्टिकल्स के थ्रू अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता है, तो इसका मतलब यही तो है ना कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उस कानून को ख़त्म करने की। तो यहाँ से हमारा एक चीज़ निकल के आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। एक्सप्लिसिटली तो नहीं लिखा हुआ लेकिन इस आर्टिकल से ये मतलब निकलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जुडिशियल रिव्यू की बात आपकी आर्टिकल नंबर 13 से क्या होती है, जस्टिफाई होती है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। देखिए जो इस ब्रैकेट में आर्टिकल जाते हैं हम उनको कंबाइंडली क्या बोल देते हैं, राइट्स टू इक्वेलिटी। तो राइट्स टू इक्वेलिटी में आपके 4 हैं, ठीक है, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, सॉरी 5 हैं। तो 1 बाय 1 इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है और क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। सभी आर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 के बारे में अगर बात करें तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल नंबर 14 में 2 चीज़ों की बात होती है, एक तो होती है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सेकंड आपका कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। 2 टर्म्स को आप ध्यान से समझ लीजिए आर्टिकल नंबर 14 to 18। एक है आपका इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सेकंड है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। तो पहला कंसेप्ट जो है वो हमारा ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमने ये ब्रिटिश से उठाया है कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या है कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लॉ का रूल चलेगा, कोई भी पर्सन कानून के सामने क्या है, बड़ा नहीं है। ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोगों को अपनी कुछ जिम्मेवारियों को निभाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की प्रिविलेजेस चाहिए होती हैं, उनके बिना उनका काम चल नहीं सकता। जैसे मान लो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ठीक है, MPs MLAs हैं। तो ऐसी पर्सन्स को अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ में रखेंगे तो वो अपना वर्क ऑनेस्टली या अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कंसेप्ट अमेरिका से उठाया। उसका मतलब ये था कि लाइक शुड बी ट्रीटेड ए लाइक। कहने का मतलब ये है कि जो बंदे के पास जितनी जो पावर्स होंगी उसको तो वैसे ही ट्रीट किया जाएगा, लेकिन अगर किसी पर्सन के पास कुछ एक्सेप्शंस हैं और उनको देखने के बाद ही ट्रीट किया जाएगा किस बंदे का क्या है इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको प्रिविलेजेस देनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कुछ अपनी जिम्मेवारी निभानी है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। जैसे आर्टिकल नंबर 361 में हमारे प्रेसिडेंट या गवर्नर को कुछ पावर्स मिली हुई हैं, अगर हम इनको आम बंदे की तरह ट्रीट करें, ठीक है, जैसे मर्जी इनके ऊपर आरोप लगा के इनको अरेस्ट कर लें, तो ये अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभा नहीं पाएंगे। तो इनके लिए कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं, इनको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। कुछ एक्सेप्शन दी हुई हैं
कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को आप क्या नहीं कर सकते, ठीक है, अरेस्ट नहीं कर सकते क्रिमिनल केस में जब तक वो अपने ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस का पावर यूज़ करके अगर वो डिसीजंस ले रहे हैं। जैसे मान लो प्रेसिडेंट ने अगर किसी बंदे को मौत की सज़ा सुनाई है तो वो कोई क्रिमिनल एक्ट थोड़ी है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ऐसी करके कुछ प्रिविलेजेस भी मिली हुई हैं जहाँ पे हम ज़्यादा को डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन कौन सी प्रिविलेजेस होती हैं, बस आप एक्सेप्शन समझ लो, ठीक है। और दो यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छे एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपका पीपीएससी पीसीएस कंडक्ट करता है या फिर आपका यूपीएससी की बात होती है। सिमिलरली हमारे जो एमपीज एंड एमएलएज होते हैं उनको आर्टिकल नंबर 105 एंड 194 के अंडर कुछ प्रिविलेजेस शक्तियां दी जाती हैं, ठीक है। उसका कारण ये होता है कि जब उनको फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कुछ बोलना होता है, ठीक है। जैसे मान लो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, कोर्ट्स को क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फ्रीली ओपन माइंडेडली बोल सकें, उनको दबाव ना हो कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा या क्या है सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या की जाती हैं, कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं। या फिर जैसे आप बाद में हम जिनके बारे में पढ़ेंगे कि सेशन स्टार्ट होने से पहले आप किसी एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल मोटिव हो सकते हैं कि एमपीज़ को अरेस्ट कर लो, फिर उनकी लोकसभा या राज्यसभा में स्ट्रेंथ ना हो अपोजिशन पार्टीज़ की। तो ऐसा होता है कि सेशन के पहले उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ड्यूरिंग सेशन उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 31C। देखिए जो ये आर्टिकल नंबर 31C है, ये आपका क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है कि जब आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कोई काम करेगी, उसमें भी सिर्फ एक या दो आर्टिकल्स हैं 39B और C करके। तो वहाँ पे गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो वहाँ पे वो आपका क्या करेगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है आर्टिकल नंबर 14 में वो खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही आपका आर्टिकल नंबर 31C आएगा वैसे ही आपका आर्टिकल नंबर 14 खत्म हो जाएगा। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रख लीजिए कि वेलफेयर करने के लिए, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कुछ आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल नंबर 31C इंसर्ट किया गया है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप कह नहीं सकते कि आपका राइट वायलेट हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ के। उसके बाद है इम्यूनिटीज़ टू दी एम्बेसडर्स, जो हमारे फॉरेन एम्बेसडर्स आए हुए हैं या फिर हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज हैं, उनको भी कुछ इम्यूनिटीज़ मिली होती हैं, ठीक है। जब उनके एम्बेसडर व्यूज़ रखते हैं भारत के बारे में या फिर यूएनओ के बारे में, तो उनको कुछ इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं सो दैट कि वो उनके साथ हम ओपनली क्या कर सकें, बातचीत कर सकें। तो होप सो यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर 14 का मेन पर्पज़ क्या है और उसकी कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं वो दोनों चीज़ें पता चल गई होंगी। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 के बारे में। आर्टिकल नंबर 15 क्या करता है, आपका प्रोहिबिशन करता है डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने ओनली वर्ड को हाईलाइट बोल्ड कर रखा है, बोल दो, क्योंकि सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, बाकी और ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ये आपको प्रॉपर ग्राउंड्स पता होने चाहिए। रिलीजन के बेस पे नहीं कर सकता, रेस के बेस पे नहीं कर सकता, कास्ट के बेस पे नहीं कर सकता, सेक्स के बेस पे नहीं कर सकता, या प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो टर्म्स दी हुई हैं सिर्फ इन्हीं के बेस के ऊपर आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड मैंने आपको पहले ही बोला था कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, डाउन ट्रोडन हैं, वुमेन्स हैं, उनको क्या किया जा सकता है, उनकी वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनकी पॉवर्टी एलिवेशन वगैरह के लिए कुछ चीज़ें जो है सरकार क्या कर सकती है। जैसे रिजर्वेशन की हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 में, उसकी बात करें तो ऐसे कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 15 आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो एडेड है, ठीक है। उनमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट, कुछ कानून बना सकती है कि जैसे मान लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वुमेंस के लिए स्पेसिफिक बनाए जा सकते हैं, SC/ST कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 15 के अंडर माइनॉरिटीज़ के जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं वहाँ पे गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, मतलब यहाँ पे प्रोहिबिशन जो मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए अपने कानून इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में आपका आती है जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट अगर बात करें तो वहाँ पे ये लागू नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे मर्जी होती है उनकी, वो किनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 16 में कुछ पॉजिटिव जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, पहला जैसे मंडल कमीशन ने 1979 में रिपोर्ट दी तो ओबीसी कैटेगरी को कोटा दिया गया 27% का, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बना इन्हीं के लिए, सो दैट कि 1993 में बना था कि गवर्नमेंट को सजेशंस दी जा सकें कि इनकी इम्प्रूवमेंट, इनकी वेलफेयर कैसे हो सकती है। फिर जैसे अभी आपका न्यूज़ में है ईडब्ल्यूएस कोटा 103 अमेंडमेंट एक्ट, ये है आपका जो लोग जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं लेकिन वो उनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, तो उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, डाउन ट्रोडन होते चले जा रहे हैं, तो उनके कोटा का भी प्रोविज़न रखा गया था। अभी एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, शिफ्ट थी 7 मार्च, ठीक है, तो वहाँ पे इस अमेंडमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली अभी जो वर्डिक्ट आया था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी की तरह पूछा हुआ क्वेश्चन था। एसएससी में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, वन लाइन तो पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार जो आपका मेंस एग्जाम हुआ था 2022 में, तो वहाँ पे जैसे मान लो 25 क्वेश्चन थे, 25 में से आपके 7 या 8 ऐसे क्वेश्चन थे जो उन्होंने क्या कर रखे थे, ऐसे 3-3 वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, फिर ABCD करके वहाँ पे पूछ रखा था, जैसे आपका PCS या UPSC पूछता है। तो आप जब भी जीके पढ़ो, कहीं से भी आपका करंट अफेयर के साथ रिलेट करके पढ़ो, ठीक है, और आपका डिटेल में पढ़ो, एक बार ही पढ़ो, ठीक है, और जिस तरह से आपको चीज़ें रिमेंबर रह पाती हैं, आप उसको याद कर पाते हो, तो उसी हिसाब से अपने नोट्स वगैरह कॉपी के ऊपर बना लो, ठीक है। उसके बाद है हमारा आपका एबोलिशन, ठीक है, ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जैसे हम छुआछूत बोलते हैं इसको पंजाबी में या हिंदी में, तो किसी भी पर्सन को इस वजह से डिनाई नहीं किया जा सकता एम्प्लॉयमेंट या फिर पब्लिक प्लेसेस को यूज़ करना, पार्क्स में जाना, पानी यूज़ करना, कि वो क्या है, अनटचेबल्स हैं, ठीक है। वैसे अनटचेबल की अगर हम बात करें, सभी को अंडरस्टूड है कि अनटचेबल ये वर्ड कहाँ से, कास्ट से ही बिलोंग करता है, लेकिन अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि अनटचेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 17 क्लियरली बात करता है कि अनटचेबिलिटी इंडिया में ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल नंबर 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे हम राजा महाराजा ये टाइटल्स यूज़ नहीं कर सकते, कुछ टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिलिट्री के टाइटल्स दिए जाते हैं, ठीक है, कॉलोनल वगैरह ये टाइटल्स दिए जाते हैं 5 स्टार ऑफिसर्स को, ठीक है, 3 स्टार रैंक ऑफिसर्स को। एकेडमिक आपके टाइटल्स दिए जाते हैं, जैसे मान लो साहित्य अकादमी अवार्ड विनर है कोई पर्सन, ठीक है, तो वो टाइटल्स आपके अलाउड हैं। लेकिन जितने भी टाइटल जैसे पद्म अवार्ड्स का टाइटल दिए जा सकते हैं, ये टाइटल्स जब दिए जाते हैं किसी पर्सन को, तो वो पर्सन जो है इन टाइटल्स को अपने नाम के आगे या पीछे सुफिक्स या प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई बंदा यूज़ कर सकता है तो उसको वापस ले लिया जाएगा उसका वो अवार्ड वगैरह, ठीक है। बस इतना ही आपने याद करना है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो चलते हैं आपके आर्टिकल नंबर 19 टू लेके 22। अगर हम इस ग्रुप को बात करें, सारे आर्टिकल्स जो आपके 19 से लेके 22 तक हैं उनको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम, ठीक है। और आजकल अगर मैं न्यूज़ में बात करूं, जैसे अभी आज 17 मार्च 2022 है, तो आर्टिकल नंबर 19 काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं किसी मेंबर का नाम नहीं लूँगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो भी बोला, बस आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दिया जाएगा कि क्या है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के एक पर्सन थे, ठीक है, वो मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दिया, वो उन्होंने पर्सनली अपने बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट दी है। ऑपोजिशन पार्टीज ये बोलती हैं कि वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट होगा, क्योंकि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जब हम पूरा पार्लियामेंट के बारे में या स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में या एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये पढ़ते हैं। तो ऑपोजिशन ये बोल रही है कि मिनिस्टर की स्टेटमेंट होना मतलब पूरी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है, उनको ये बोलने का अधिकार नहीं था, तो गवर्नमेंट क्या करे, अपना रेजिग्नेशन दे। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिवर्स ऑर्डर में फॉलो होती है। कहने का मतलब एक मिनिस्टर का बयान पूरी गवर्नमेंट का बयान नहीं है,
बल्कि पूरी गवर्नमेंट का डिसीजन, निर्णय, बयान जो है वो मंत्री का बयान है। कहने का मतलब ये ऑपोजिट फॉलो नहीं कर सकते इसमें कि आप मान लो एक बंदे ने जो बोल दिया पूरी गवर्नमेंट का डिसीजन बंदे के ऊपर लागू होगा, एक मिनिस्टर के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। ठीक है कि हाँ गवर्नमेंट का डिसीजन मिनिस्टर का भी डिसीजन है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल नंबर 19 किसी भी बंदे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच देता है, और इसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, हम किस किस चीज़ को यूज़ करके इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो इसी आर्टिकल में डिफाइंड है अपने आप। ज़्यादा एडिशन ग्राउंड्स मत लेके आइए कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप कॉन्सेप्ट बांट दो इसमें। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 में ये हम अलाउड नहीं करेंगे। तो देयर शुड बी नो एडिशनल ग्राउंड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्पीच, ऑन द एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम है, अगर किसी भी चीज़ के लिए आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो तो वो ग्राउंड्स इसी में डिफाइंड है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अभी हम आर्टिकल नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि करंट में क्या चल रहा है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी भी बड़े या अच्छे एग्जाम्स की ग्रुप ए की पोस्ट की बात करूं तो करंट अफेयर से रिलेटेड आपको चीज़ें पूछी जाएंगी, ये श्योर है। ठीक है, स्टैटिक जीके वहाँ पे इतना काम नहीं आता, 3-3, 4-4 ऑप्शंस दिए होते हैं। वहाँ पे स्टैटिक जीके का एक आधा कॉन्सेप्ट उन्होंने डाल रखा होता है, बाकी 3 या 4 चीज़ें आपकी क्या होती हैं फिर करंट अफेयर से भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 में प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। आर्टिकल नंबर 19 में आपको 6 तरह के राइट्स मिले हुए हैं। उसमें आपको आज़ादी मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ बोल भी सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे हम कार्टूनिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, उनका राइट है। फिल्म मेकर्स की बात करते हैं, उनका राइट है। ठीक है, फिल्म बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो स्पीच करना, बोलना, अपने व्यूज़ रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे हम, वो सारी इकट्ठी ही बात कर लेंगे एक्सेप्शंस की। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने व्यूज़ को। लेकिन इसमें राइट्स क्या क्या हैं आपके, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो आर्टिकल अगर आपका बात करें कि अगर आपको ये राइट मिला हुआ है कि आपका टेलीफोन टैप नहीं कर सकती गवर्नमेंट्स, ठीक है, ये आपका राइट है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 19 में कवर होता है। फ्रीडम टू साइलेंस, आपको साइलेंस रहने का भी अधिकार है, कोई बंदा आपको ज़बरदस्ती बुलवा के कुछ उगलवा नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है। राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट मोनोपोली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसा ही नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें जो एडवर्टाइजमेंट करेगी वो गवर्नमेंट ही करेगी, प्राइवेट प्लेयर्स भी कर सकते हैं। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट एंड पिकेटिंग बट नॉट द राइट टू स्ट्राइक, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, अपने व्यूज रख सकते हो, लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के नाम पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन की बात मैं कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक्सप्रेशन के नाम पर आप किसी बंदे को डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर रहे हो, वो मानहानि का केस होता है उसमें। ठीक है, बेवजह बुनियाद आरोप लगा रहे हो, फिर इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को खतरा हो रहा है। जैसे अभी खालिस्तान की डिमांड की बात कर रहे हैं, आपके व्यूज़ हो सकते हैं, मान लीजिए खालिस्तान की डिमांड आपके लिए सही है, आपके व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर उसकी वजह से इंडिया में अशांति फैलती है, दंगे फसाद होते हैं, लोग मरते हैं, इंडिया की इंटीग्रिटी को खतरा होता है, तो फिर आपका ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन के अंडर कवर नहीं होता। ठीक है, तो यही ग्राउंड्स हैं, इंडिया की इंटीग्रिटी, इंडिया की सॉवरेनिटी, ग्राउंड्स हैं, इसके ऊपर जो है वो खतरा पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर आप किसी पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर रहे हो वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, स्टेट्स के अगेंस्ट आप बोल सकते हो, अपने व्यूज़ रख सकते हो, डेमोक्रेसी है। ठीक है, लेकिन आप किसी बंदे को डिफेम नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं राइट टू असेंबली, पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप इकट्ठे हो सकते हो। कुछ लोग जो हैं वो राइटफुली अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास हथियार नहीं है, ठीक है, तो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। आर्टिकल नंबर 144 के अंदर धारा 144 फेमस है,
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, ठीक है। ये तब लगाया जाता है जब कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आपका क्या बोलें कि जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें लगाई जा सकती हैं। इमरजेंसी में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर आपको किसी एरिया में कर्फ्यू लगाना है तब भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशंस बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, ठीक है, लेकिन वो यूनियन आपकी रिकॉग्नाइज हो, गवर्नमेंट करे या ना करे, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। बनाना आपका फंडामेंटल राइट है, आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट का करना या ना करना ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आपको मैंडेटरी नहीं है। फिर उस यूनियन को कुछ सेपरेट लॉज फॉलो करने को पड़ेंगे, ठीक है, वो आपका किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल लॉज के थ्रू, ठीक है, अगर आपकी ट्रेड यूनियंस वगैरह बनती हैं। उसके बाद है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया के किसी भी कोने पे जा सकते हो, ठीक है। ये इंटरनली कवर करता है, किसी एग्जाम में पूछा गया था कि इंडिया के बाहर आना जाना, ठीक है, आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये है वो है, ऐसा कोई अधिकार आपका इसमें कवर नहीं होता। इंटरनली आप इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, लेकिन इसमें भी आपका क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है। जैसे अभी कोविड-19 लगा तो आप नहीं बोल सकते कि मेरी मर्जी में कहीं पे भी जाऊं क्योंकि बीमारी फैल सकती थी, ठीक है, कंटेजियस डिसीज़ थी, तो इस रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। एड्स के केस में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इनर लाइन परमिट एरिया का कॉन्सेप्ट होता है, ट्राइबल एरियाज़ में आपको जाने से रोका जा सकता है सो दैट कि उनकी जो इंडिजीनियस लैंग्वेज है, उनका जो पहरावा है, उनका जो कल्चर है, उसको खतरा ना हो कोई, ठीक है, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आपकी लगाई जा सकती हैं। उसके बाद है सेम घूमने का अधिकार है, तो ऐसी रिसाइड आप रह भी सकते हो। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी आपका राइट है, किसी भी पार्ट में आप सेटल भी कर सकते हो, रह भी सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं ट्राइबल एरियाज़ में, सो दैट कि वहाँ पे आप जाके उनके कल्चर को थ्रेट ना करो। ऐसी आपका प्रैक्टिस और प्रोफेशन की भी बात आती है, कोई भी आप प्रोफेशन अपना सकते हो, ठीक है, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो बोलो मैं तो ड्रग्स का धंधा करूँगा, अफीम का धंधा करूँगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आप कर सकते, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, लीगल प्रोफेशंस होने चाहिए। प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके आर्टिकल नंबर 19 में जो राइट्स लिखे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप स्टेट के अगेंस्ट डिमांड कर सकते हो, लेकिन आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है आपका रिस्ट्रिक्शंस कैन बी पुट ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल इटसेल्फ। ये मैंने आपको समझाई दी है करंट के केस में क्या हुआ कि जो रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड है इस आर्टिकल में ऑलरेडी डिफाइंड है, कोई नया ग्राउंड बनाने की कोशिश ना की जाए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है इसमें डालने की कोशिश ना की जाए। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। मान लीजिए आपने कोई क्राइम चाहे किया चाहे नहीं किया, मान लो आपने कोई क्राइम किया तो अब आपकी कन्विक्शन होगी, ठीक है, आपको सज़ा दी जाएगी। तो उस केस में आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। पहली बात तो ये है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, आपके ऊपर ऐसा कोई कानून लगा के मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जो आपको सज़ा नहीं दी जा सकती, जो कानून आपके क्राइम करने के बाद बना हो। मान लीजिए आज 17 मार्च है, आपने 16 मार्च को क्राइम किया था, 17 मार्च को हम कानून बना के आपको सज़ा नहीं दे सकती, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो वो नहीं लगेगा। कौन से केसेस में होगा, एक्सेप्शन भी यहाँ पे सुन लीजिए आप। ओनली क्रिमिनल केस, अगर आपका कोई सिविल केस है या फिर आपका कोई टैक्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, वो आपका रिट्रोस्पेक्टिवली लगाया जा सकता है, पुरानी डेट से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिर है आपका डबल जियोपार्डी, इसका मतलब ये है कि एक अपराध के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। ये आपका सिर्फ कोर्ट्स के या जुडिशरी के केस में होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स में आपको 2 बार सज़ा किसी चीज़ के लिए दी जा सकती है, ठीक है। आप किसी प्राइवेट कंपनी में हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो वहाँ पे आपको एक क्राइम के लिए 2 बार पनिश किया जा सकता है, लेकिन जुडिशरी के केस में आपको ऐसा नहीं किया जा सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको बार बार तंग करके ये नहीं कहा जा सकता कि आप अपने ही खिलाफ क्या करो, अपराध अगर आपने किया नहीं किया, आप कबूल करो कि आपने अपराध किया, इसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ऐसा भी आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता।
इसलिए कोर्ट्स जो होती हैं वो उस स्टेटमेंट को एडमिसिबल नहीं करती जो किसी बंदे ने पुलिस के सामने दी हुई होती है। बाद में वो मुकर भी जाता है कि मेरे से धक्के से ये कबूल करवाया है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन की बात करते हैं इस आर्टिकल में, प्रोसीडिंग्स बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस केस में आपको ये राइट नहीं दिया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का मतलब मैंने आपको समझा दिया, जो आपका नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करती हैं चीज़ें, उसके लिए आपको 2 बार पनिश किया जा सकता है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में क्या होता है कि आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, लेकिन आप क्राइम कर सकते हो, आप दंगा फसाद करवा सकते हो, उसके लिए आपको डिटेन किया गया है सो दैट कि ऐसा कोई माहौल बिगड़ ना जाए, जिसको क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव। एक होता है पनिटिव डिटेंशन, वो आपने क्राइम किया होता है उसके बाद आपको पकड़ा जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि आप ऐसा कुछ ना कर पाओ इसलिए आपको डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है। उस केस में आपको ये राइट्स अवेलेबल नहीं। उसके बाद क्या है आपका आर्टिकल नंबर 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसको एब्रिज भी नहीं किया जा सकता, ऊपर वाले आर्टिकल को भी एब्रिज नहीं किया जा सकता नेशनल इमरजेंसी के दौरान। आर्टिकल नंबर 21 में बहुत सारी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स आती हैं, ज़्यादातर वो आर्टिकल नंबर 21 में कवर होते हैं। लाइक जैसे अभी राइट टू प्राइवेसी का आया था, KS पुट्टास्वामी जजमेंट आई थी, वो हम करंट अफेयर्स में डिटेल में कवर करते हैं, ठीक है। राइट टू लाइफ के अंदर जैसे राइट टू इंटरनेट है, ठीक है, इसके बिना जो है आजकल लाइफ पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो राइट टू इंटरनेट की भी इसके अंदर डाल दिया गया। UPSC में का क्वेश्चन आया था राइट टू मैरिज, ठीक है, कि आप किस पर्सन से मैरिज करवाना चाहते हो, ये अगर आपका राइट मिला हुआ तो कौन से आर्टिकल के अंडर है, तो वो आपका आर्टिकल नंबर 21 के अंडर कवर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 2 केस फेमस हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड। एक है आपका गोपालन केस 1950 में आया था, एक है आपका मेनका गांधी केस 1978 में आया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आपका कोई भी जो ये आर्टिकल नंबर 21 है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है कानून बना के, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। चाहे वो प्रोसीजर गलत है सही है, एक बार प्रोसीजर बन गया तो कानून अपना काम कर सकती है। लेकिन मेनका गांधी केस में 1978 में क्या बोला गया कि कानून जो बना उसकी प्रोसेस भी ड्यू होनी चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कानून अपने आप में सही ग्राउंड्स के ऊपर बना हुआ हो, ठीक है। वैलिडिटी जो है उसकी प्रोपोर्शनल वैलिडिटी होनी चाहिए, तब जाके आप आर्टिकल नंबर 21 को क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 केस आपको याद रखने हैं। बाकी आपके करंट से रिलेटेड जब भी न्यूज़ में रहता है तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 21 ने इसमें आपको एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट है, ठीक है। 6 से लेके 14 ईयर के एज के हर बच्चे को पढ़ाना गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। इसको डाला गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाद में हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया था। इसमें इतना ही याद करना आपको। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 22। ये आर्टिकल नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहा था पिछले साल। इसमें आपको अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। अगर मान लो आपको अरेस्ट करना है पुलिस ने तो आपके क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। डिटेंशन के केस में क्या है, नॉर्मल अरेस्ट में क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको किस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको कंसल्ट करने के लिए सरकारी सहायता या वकील मिलेगा, ठीक है, डिफेंड करने के लिए अगर आपके पास नहीं है। राइट टू प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट और विद इन 24 आवर्स, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश किया जाएगा। सॉरी, वो 24 आवर में आपका जर्नी इंक्लूड नहीं करेंगे। मान लो आपको जर्नी में 6 घंटे लगे तो आपका 30 घंटे हो गए फिर। लेकिन एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन है प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में आपको ये राइट्स नहीं मिलते, आपको नहीं इन्फॉर्म किया जाता कि आपको क्यों डिटेन किया गया है। अगर आपको सिविल तौर पे अरेस्ट किया गया है, कोई क्राइम ऐसा क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल केस में अरेस्ट किया गया, तब भी आपको ये राइट नहीं मिलते। एलियन पर्सन है, ठीक है, कोई फॉरेनर है, उसको भी ये राइट नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर आपकी की हुई है तो सिर्फ आपको 3 महीने तक डिटेन किया जा सकता है, वो भी एडवाइजरी बोर्ड की हेल्प के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डिटेन करना है तो आपके मैजिस्ट्रेट की परमिशन जो है वो आपकी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका आर्टिकल नंबर 23 to 24 राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें सिर्फ नॉर्मल चीज़ें याद रखनी है कि ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स नहीं किया जा सकता,
बेगारी या फोर्स्ड लेबर नहीं करवाई जा सकती। कहने का मतलब ये है कि आपको, आपसे काम तो ले रहे हैं, आपको सैलरी नहीं दे रहे, ठीक है, ऐसा नहीं करवाया जा सकता। और ये राइट आपका स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट आपको मिलता है, ठीक है। इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्ट बनाए हुए हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में, सो दैट कि आपको अच्छी सैलरी मिलती रहे काम के बदले में, ठीक है। इक्वल रेमनरेशन एक्ट 1976, सो दैट कि डिफरेंस ना हो कि वुमेन्स को इतनी सैलरी मिलती है, मेल्स को ज़्यादा मिलेगी या किसी और ग्राउंड के ऊपर कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 24, इसमें आपका क्या है, चिल्ड्रंस को प्रोहिबिट किया गया है जो आपके 14 ईयर से लेस हैं, किसी भी चीज़ में एम्प्लॉयमेंट वो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो पहले अलाउड था कि वो डोमेस्टिक वर्क कर सकते हैं या फिर होटल्स में वर्क कर सकते हैं, अभी उसके ऊपर भी प्रोहिबिशन किया हुआ है। जो आपकी हैजार्डस वर्क हैं वो तो पहले भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 25 to 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें काफ़ी कुछ है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम अपना इंटरप्रिटेशन देती रहती है। हम आपका यहाँ पे एक बार नॉर्मल चीज़ें कवर कर लेते हैं। आपको फ्रीडम है कंसाइंस, ठीक है, मतलब आप किसी भी धर्म को अपनाओ, उसके बारे में जो मर्जी आप विचार रखो। प्रोफेशन, ठीक है, फ्री प्रोफेशन, आप उसको कबूलो ओपनली, ठीक है, कि मैं ये धर्म में विश्वास रखता हूँ, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन भी कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, ये आपका आर्टिकल नंबर 25 बताता है। एक्सेप्शंस क्या है मैं इकट्ठे कवर कर लूँगा, ठीक है। रिलीजियस जो ये राइट है इनको कवर करने के बाद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। आपके कोई भी रिलीजियस अफेयर हैं तो आप बॉडी बना के अपने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी हुई है और जैसे भी जितने ट्रस्ट वगैरह बनते हैं आप अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, आपको टैक्सेस भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप रिलीजन के रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन टैक्स और लेवी में फ़र्क होता है। आपको लेवी होता है चार्जेस देना, वो चार्जेस इसलिए लगाए जाते हैं सो दैट कि आपको फैसिलिटीज़ मिल सके। जैसे मान लीजिए आपका कोई धार्मिक स्थल है, उसको आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है, वहाँ पे सड़कें बनानी है या कुछ आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम इम्प्रूव करना है, ठीक है, असेस का सिस्टम इम्प्रूव करना है, तो वहाँ पे आपको लेवी ली जा सकती है, ठीक है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 28 फ्रीडम फॉर अटेनिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप रिलीजियसली इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वहाँ पे पर्टिकुलर धर्म की टीचिंग्स आपको दी जा सकती हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस हैं कुछ, अगर मान लो वो इंस्टीट्यूशन स्टेट की तरफ से चलता है वहाँ पे नहीं करी जा सकती रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एक्सेप्शन में हमने और क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके धर्म की कोई प्रैक्टिस ह्यूमैनिटी या मॉरलिटी के अगेंस्ट है तब भी नहीं आप कर सकते। जैसे अभी मान लो माइनॉरिटीज़ के केस में या मुस्लिम्स के केस में हुआ था कि उन्होंने क्या बोला था कि कर्नाटका में हिजाब डालना है तो उसको अलाउड नहीं किया गया था स्कूल्स में। तो ऐसे कुछ ग्राउंड्स के ऊपर क्या किया जा सकता है, आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 29 to 30 वो थे आपके रिलीजियस बेसिस राइट्स, ये हैं आपके माइनॉरिटीज़ कल्चरल, ठीक है, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इसमें आपके क्या राइट्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज़, ठीक है। एजुकेशनल राइट्स, आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हो, माइनॉरिटीज़ वाले लाइक जैन, सिख, ठीक है, ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं, ठीक है। तो ये कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों को मिलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों को ये राइट मिलता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अगर कोई बंदा पॉलिटिकल स्पीच देता है जहाँ पे वो लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को, तो क्या इसको जो हमारा जब इलेक्शंस के टाइम पे हम बात करते हैं कि किसी एक धर्म को फेवर नहीं कर सकता, अदरवाइज ये करप्ट प्रैक्टिस होती है, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है, तो क्या ये करप्ट प्रैक्टिस हो जाएगी? नहीं, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। कौन से एक्ट के अंडर? आरपी एक्ट के अंडर, ठीक है। जैसे हम किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करना है करप्ट प्रैक्टिस मानते हैं, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना नहीं है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटी वाले अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ठीक है, लाइक जैन वाले अपने जैन इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ठीक है, उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो
लेकिन उनको कुछ स्टैंडर्ड रेगुलेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट की फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 32, वेरी साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस आर्टिकल के बिना आपके सारे फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं रहता। रीज़न ये है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट एब्रिज होता है तो आपको कानून कोर्ट्स के पास जाने की इजाज़त ये राइट देता है, सो दैट कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है। तो ये राइट जो है सुप्रीम कोर्ट कैसे इंप्लीमेंट करवा सकती हैं, उनके पास राइट होते हैं कुछ रिट्स इशू करने का। पहला रिट आपका हैबस कॉर्पस, दूसरा आपका मैंडामस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है आपका सर्टेरी, फिर आपका क्यो वारंटो। तो बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था इसको, ठीक है, ये वेरी साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको डिक्लेयर किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। रिट्स की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये 32 में इशू करती हैं, हाई कोर्ट्स आपका आर्टिकल नंबर 2 to 6 के अंडर इसको इशू करती हैं, ठीक है। इस आर्टिकल को टेम्परेरीली सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ 20 और 21 आर्टिकल के लिए आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, वो एब्रिज ही नहीं किए जा सकते आप। फिर है आपका अभी हम 1 by 1 रिट के बारे में देख लेते हैं। हैबस कॉर्पस की रिट होती है, उसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी पर्सन को जिसने किसी अदर पर्सन को डिटेन कर रखा है उसको निर्देश देती है कि आप उस बंदे को हमारे सामने पेश कीजिए। इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, चाहे वो जिंदा है वो चाहे वो मर गया, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर अंदर उस बंदे को सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, तो हैबस कॉर्पस की रिट इशू की जाती है। फिर है आपका मैंडामस। मैंडामस का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट ऑफिस में बैठने के बावजूद अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट उसको कमांड करके वहाँ पे हटने के लिए कहेगी कि आप इसको छोड़ दो, ठीक है, या उसको काम करने के लिए बोलेगी, ठीक है। ये वाली रिट आपका प्राइवेट बॉडीज़ के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता, ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी नहीं की जा सकती, गवर्नर ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट भी नहीं की जा सकती, ठीक है। ऐसे कुछ एक्सेप्शन है, देख लेना। अदरवाइज मैंडामस का मतलब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं आता, टू फॉरबिड, ठीक है। एक इशू करते हैं जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अंदर, ठीक है, मतलब कि हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स के हैं। सर्टेरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। उनको बोला जाता है हायर कोर्ट्स की लोअर कोर्ट्स की को कि आप काम ही नहीं कर रहे जो आपको दिया गया है कि आप उसको शिफ्ट कर दीजिए किसी और कोर्ट में या फिर आप हायर कोर्ट में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, ये आपका एरर है, ये आप गलत कर रहे हो, जो आप काम नहीं कर रहे हो। ये आपका नेगेटिव कंसेप्ट है, ये आपका पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे काम करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस के ऊपर बैठा है और उसका उस ऑफिस के ऊपर कोई क्लेम बनता नहीं है तो क्या कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस बंदे को पूछ सकते हैं कि आप किस अधिकार से इस गद्दी के ऊपर या इस पावर में बैठे हुए हो, ठीक है। तो क्यो वारंटो की रिट में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इस रिट को कोर्ट में कोई भी फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस बंदे को प्रॉब्लम हो रही है उस बंदे की वजह से वही फाइल करे, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में उसको फाइल कर सकता है तो वो आपका सुना जाएगा। ये थे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। उसके बाद आर्टिकल नंबर 33 में क्या किया जा सकता है, कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन हैं जिनके ऊपर ये फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट नहीं होते। आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता। आर्टिकल नंबर 34 ये क्या बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उस समय नहीं लगते जब आपका मार्शल लॉ लगा हो किसी एरिया में, ठीक है। मार्शल लॉ इज नोवेयर डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बस इसको मिलिट्री लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में जैसे अफसपा की बात आती है कि वहाँ पे हमारे आर्मी को ज़्यादा पावर्स दे रखी हैं, किसी भी बंदे को मार सकते हैं, किसी के भी हाउस को जाके रैंडमली सर्च कर लेते हैं, तो ये गलत है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, लेकिन मिलिट्री रूल लग सकता है। ये आर्टिकल नंबर 34 में ही बोला हुआ है। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 35, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अपने आप में इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट में तो क्रक्स लिखा हुआ है, आर्टिकल्स में तो क्रक्स लिखा हुआ है कि ये चीज़ बंदे को मिलनी चाहिए,
उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट्स या लेजिस्लेचर जो है वो टाइम टू टाइम अपना नोटिस निकालेंगे, नोटिफिकेशन करेंगे, कानून बनाएंगे, सारा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार आपका पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट के पास है सो दैट कि पूरी इंडिया के टेरिटरी में हम यूनिफॉर्म तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। ऐसा ना हो कि पंजाब में है ऐसा कुछ, हरियाणा में नहीं है, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 35। इससे हमने क्या कर लिया, पूरे आपके फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। मेरे को जितना लगा कि आपको इतना समझाना चाहिए था, और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें जो पूछी जा रही हैं, पूछ सकता है, वो हमने बता दी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को और जानना है, मेरे को और समझना है, मेरे को समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।